Hello viewers, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. Today we will talk about chapter third. Chapter third जो है ये डील करता है सेक्शन 9 एंड 10 को. आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट की. अगर हम इससे मीनिंग की बात करें, जिसका मीनिंग है जो री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. मीन्स जो भी इसका मीनिंग में अगर हम बात करें, इसका मीनिंग है री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको री एस्टेब्लिशमेंट करता है मैरिटल रिलेशनशिप की. बिकॉज जो इसका प्राइम ऑब्जेक्ट देखे इस सेक्शन का, वो है मैं जो पार्टीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए एंड सोसाइटी में कंफर्टेबली इंजॉय करना चाहिए. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की इसकी बात करें बेयर एक्ट की लैंग्वेज की, तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो, चाहे आपने लिटिगेशन के प्रोफेशन को अभी चूज़ किया है, तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड करनी आनी ही चाहिए. तो गाइस इसके साथ अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें तो इसका मीनिंग है व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ. मीन्स जब कोई हस्बैंड या कोई वाइफ दोनों में से कोई एक विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के withdrawn फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर. मीन्स जिस सोसाइटी में दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर मैरिज एक साथ दूसरे के साथ रहते हैं, उस सोसाइटी को, उस घर को छोड़कर चले जाना द अग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई. जो अग्रीव्ड पार्टी है मीन्स एक पर्सन, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, मीन्स वाइफ चलेगी तो अग्रीव्ड पार्टी कौन हुई? हस्बैंड. वो फाइल कर सकता है बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के लिए. मीन्स वो अपनी मैरिज को री एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकता है. ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पटिशन. अगर जो भी उसने पटिशनर ने जो भी पटिशन बनाई है, अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाइड हो जाती है, तो दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड. मीन्स अगर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन से, उसकी पटिशन से सेटिस्फाइड हो जाती है, तो कोर्ट के पास ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि आपकी पटिशन ग्रांटेड ना हो. मे डिक्री रेस्ट्रिक्शन भी कंज्यूमर राइट्स अकॉर्डिंगली. मे भी जो आपकी डिक्री है वो आपकी कंज्यूमर राइट के बेस पर अलाउ हो सकती है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद. बिकॉज कोर्ट जब भी कोई भी डिसीजन लेती है वो पार्शलिटी कभी नहीं करती. कोर्ट का एक की ड्यूटी बनती है कि वो दोनों पार्टी को प्रॉपरली सुने एंड आफ्टर देन कोई भी डिसीजन ले. इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की. यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भी क्या जब कोई पार्टी के पास रीजनेबल एक्सक्यूज है, क्या वो सोसाइटी को विथड्रॉ कर सकती है? अगर हम यहाँ पर कर सकती है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो बर्डन ऑफ प्रूफिंग की अगर हम बात करें, जो रीजनेबल एक्सक्यूज है, जिस पार्टी ने भी घर को छोड़ा, मैट्रिमोनियल होम को छोड़ा, सोसाइटी को छोड़ा, वही पार्टी ये प्रूव करेगी जिस पार्टी ने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ा है. मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी पार्टी के ऊपर है जिस पार्टी ने घर को छोड़ा, मैट्रिमोनियल होम को छोड़ा, सोसाइटी को छोड़ा. उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था, उस पार्टी को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी. गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये जो सेक्शन है ये डील करता है भी हस्बैंड या वाइफ के ऊपर. गाइस मोस्टली जब भी हम सोसाइटी में देखते हैं कोई भी लेडी अगर अपने मायके में जाकर या कहीं भी रहना स्टार्ट कर देती है किसी भी रिलेटिव के घर पर, तो बहुत सारे लोगों में ये नॉर्मली हमने देखा है कि वो बहुत जल्दी ये चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं कि अब इसके ऊपर सेक्शन 9 ही एप्लीकेबल करता है. ऐसा नहीं है गाइस, ये अकेली ओनली लेडीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करता, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल करता है. यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा है व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ. मीन्स ये जो सेक्शन है दोनों के ऊपर एप्लीकेबल करता है, ये नहीं है कि किसी एक के ऊपर एप्लीकेबल करता है. अब हम बात करेंगे इसके असेंशियल एलिमेंट की. असेंशियल एलिमेंट में अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, जो मैरिज है ये एप्लीकेंट एंड डिफेंडेंट के बीच में लीगली होनी चाहिए एंड वैलिड होनी चाहिए एंड एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए. ये नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग दूसरे के साथ रह रहे हैं एंड उनका डिवोर्स हो गया, जब फिर उसकी सेपरेशन होगी तो फिर ये नहीं. गाइस ऐसा नहीं है. जो भी उनका मतलब उनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद तब भी कोई भी चीज़ होती है तो उनको मीन्स कोई ऐसी बात हुई या नहीं हुई, वो उन दोनों में से कोई भी पर्सन अलग जाके रहना स्टार्ट कर दिया, अपने मायके में जो लड़का है वो अलग से जाके रहना स्टार्ट कर दिया अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर. एंड देन वहाँ पर क्या होता है कि उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है. कई बार क्या होता है कि घर पे कोई भी छोटी सी बात हो तो छोटी सी बात को लेके ऐसा कुछ हो जाता है, माइंड में लोग इतनी बड़ी बड़ी कंफ्यूजन बिठा लेते हैं. तो गाइस ऐसा नहीं है, जो आपकी मैरिज है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए. अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो डिफेंडेड है उसे जो एप्लीकेंट है उसका घर छोड़ा होना चाहिए, तभी ये ग्राउंड बनता है. जो थर्ड पॉइंट की बात करें, जो कोर्ट है
वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपकी पटिशन से, एंड जो आपका एप्लीकेंट के जो भी आपके ट्रू है फैक्ट है उससे कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो कोर्ट है उसके वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आपके जो भी लीगल ग्राउंड्स है उसे सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एंड उसके पास कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं रहता कि आपकी का जो भी डिग्री है उसे रिफ्यूज करे। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हु कैन फाइल अ पटिशन, मीन्स कौन सी पार्टी पटिशन फाइल कर सकती है, तो गाइज यहाँ पर हम ले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ईदर ऑफ द स्पाउस कैन फाइल, मीन्स दोनों में से कोई भी जो भी अग्रीव्ड पार्टी है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, ये हस्बैंड है एंड ये वाइफ है, मीन्स अगर तो वाइफ छोड़कर गई है तो अग्रीव्ड पार्टी कौन है यहाँ पर, हस्बैंड। अगर हस्बैंड छोड़कर गया है तो अग्रीव्ड पार्टी यहाँ पर कौन है, वाइफ। मीन्स अगर यहाँ पर हम एक बात ये भी क्लियर कर दें, देखिए जब कोई भी पर्सन, मान लो वाइफ चलेगी, हस्बैंड ने क्या किया, 1 साल हो गया उसे, 1 साल के अंदर अंदर ये भी इंक्लूडेड किया जाएगा कि हस्बैंड ने कौन से एफर्ट्स लगाए, कौन से एफर्ट्स किए वाइफ को दोबारा बुलाने के लिए। एक फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, उन दोनों में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं हुआ। हस्बैंड थोड़ा सा ड्रंक करता था, ड्रंक पर्सन था, बट उसकी जो वाइफ थी उसने क्या किया, ऐसी मायके में गई एंड उसके 3 बच्चे थे, बट उसके बाद उस लेडी ने क्या किया कि वो उसने बोला मैं घर वापस नहीं आना चाहती। तो हस्बैंड ने इतने एफर्ट्स लगाए, जब उसका जो हस्बैंड था वो बार बार उसके घर पर भी जाता था, पेरेंट्स से भी बात करता था, बट जो उसके फैमिली वाले थे वो उसे मारकर भेज देते थे, वो अपनी बेटी को उसके साथ नहीं भेजते थे, ना उसके साथ कोई बात करते थे। तो हस्बैंड ने जाना भी छोड़ दिया। तो फिर उसने उसने थोड़ी टाइम बाद उसे फोन कॉल करना स्टार्ट किया, तो लेडी ने फोन करना भी पिकअप करना बंद कर दिया। यहाँ पर बात किया है कि हस्बैंड ने कुछ एफर्ट्स किए, बट हस्बैंड की साइड से बहुत सारे लोग भी गए उसकी वाइफ को लेने के लिए, बट जो लेडी है उसने एकदम मना कर दिया कि मैं आने के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर जो हस्बैंड है उसके पास ये राइट बनता है, उसको ये चीज करते करते सफर करते करते 2-3 साल हो गए। यहाँ पर हस्बैंड के पास एक राइट बनता है कि वो अपना अंडर 9 सेक्शन के अंदर वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो पार्टी है, जो पार्टी मीन्स दोनों में से कोई भी, जो हस्बैंड और वाइफ में से जो भी छोड़कर गया है, दूसरी अदर पर्सन के पास राइट बनता है कि वो केस फाइल कर सकता है अंडर दिस सेक्शन। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जो पिटीशन है जिस भी पर्सन ने जो बनाई है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो वो चाहता है अपने मैरिटल अफेयर को, रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिशमेंट करना, एंड दूसरी पार्टी को कंपेल कर रहा है कि वो अपने जो भी मैरिज के ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे फुलफिल करना। एंड हम देन बात करें, कुछ केस लॉ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम केस लॉ की बात करेंगे, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा, 1984 का ये केस है। गाइस इसमें ये बताया, ये बात हेल्ड की गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल की हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी की, इस सेक्शन इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की बात की गई है। यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि जो रिस्पॉन्डेंट है उसको जो भी उसकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है, मींस जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फॉलो करना चाहिए, एंड देन पटिशनर के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। एंड कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो रिस्पॉन्डेंट है अगर वो फेल हो जाते हैं विलफुली अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, अपनी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी मैरिज के रिगार्डिंग, उसे फुलफिल अगर विलफुल अपनी मर्जी से फुलफिल नहीं करते, फेल हो जाते हैं, तो डिक्री जो है वो 1 ईयर के अंदर पटिशनर के पास राइट है कि 1 साल के अंदर वो अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स के लिए पटिशन फाइल कर सकता है। गाइज अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड केस की, सेकंड केस ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, सीमा वर्सेस राकेश कुमार 2000 का ये केस है। इसमें ये हेल्ड किया था जो पटिशनर है वो इंटाइटल है रिसीव मेंटेनेंस के लिए, मींस हस्बैंड से, मींस इसका मींस ये है कि अगर जो लेडी है, वाइफ है, वो एबल नहीं है डिसेंटली लाइफ के लिए, अपने खुद से रहने के लिए डिसेंटली नहीं है, एबल नहीं है, तो वो उसके साथ रहते हुए भी उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। गाइज यहाँ पर अगर हम बात करेंगे थर्ड केस की, थर्ड केस है जगदीश लाल वर्सेस श्रीमती श्याम मदन एंड अदर्स, ये 1966 का ये केस है। गाइज इस केस में ये बताया गया था जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स है उसमें जो हस्बैंड है वो फाइल्ड बाय द हस्बैंड, जो केस फाइल हुआ था जो हस्बैंड की तरफ से हुआ था। गाइज ये यहाँ पर वाइफ ने एक केस था जो वाइफ ने प्रूव्ड करना था, उसने ये बोला था कि जो हस्बैंड है उसका इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट मीन्स उसके हस्बैंड की पावर लेस है एंड वीक है। तो कोर्ट ने इस ग्राउंड के बेस पर जो उसकी पटिशन है उसे रिजेक्ट कर दिया एंड जो उसका केस है उसे भी रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज जो कोर्ट है उसने बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट की ग्राउंड नहीं बनती। इस बेस पर हस्बैंड की जो भी वाइफ ने जो भी पटिशन फाइल की थी उसे रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट है इसका मीनिंग ही यही है कि हस्बैंड एंड वाइफ को री अगेन एक चांस देना एक दूसरे के साथ रहने के लिए, अपनी मैरिज लाइफ को दोबारा से अच्छे से निभाने के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें नेक्स्ट केस की, ये केस है हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह, 1984 का ये केस है। गाइस यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो डिक्री है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट की, ये एक इंड्यूसमेंट है फॉर द कपल्स के लिए, मीन्स एक प्रेरणा है कपल्स के लिए कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बट अगर हम फर्दर बात करें कि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, फर्दर कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट डज नॉट क्रिएट एनी फोर्स ऑन ईदर ऑफ द स्पाउस टू कम इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। मीन्स इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो हस्बैंड वाइफ है उन्हें फोर्स नहीं किया जाता फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। ये तो है कि आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोर्ट ये आपको बोल सकती है, बट कभी भी कोर्ट आपको ये फोर्स नहीं करती कि आप हस्बैंड वाइफ भी हो, बट फिर भी कोर्ट आपको ये कभी भी फोर्स नहीं करती कि आप फिजिकल रिलेशनशिप में रहो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल की। कॉन्स्टिट्यूशनल के अगर हम बेस पे बात करें, सेक्शन 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था। हम एक केस देखेंगे, टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबह, 1983 का ये केस है। गाइस इस केस में ये एक आर्ग्यू हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है ये नल है, इनवैलिड है, इस एंड ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी जो गारंटी देता है हमारे अंडर आर्टिकल 21 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की, उन्होंने भी ये हेल्ड किया था कि जो हमारा सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड ये वॉइड है, इट इज अ वॉयलेटिव ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका वॉयलेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 29 है, ये फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी के लिए। बट यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि जो वाइफ है उसे कंपेल्ड किया जाता है लिव विद हस्बैंड एंड उसके साथ रहने के लिए, ये एक वॉयलेट करता है उसकी पर्सनल लिबर्टी को, प्राइवेसी को। यहाँ पर कोर्ट ने ये चीज बोली थी। अगर हम लेटर ऑन बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो केस था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, गाइज इसमें ये 1984 का केस है। यहाँ पे इस चीज को रिजॉल्व किया था जो हमारा सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का। यहाँ पर कोर्ट ने बोला था जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे अपहेल्ड किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। एंड केस एक और केस है इसमें, हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह, 1984 का ये केस है। इसमें भी ये हेल्ड किया था इस ऑब्जेक्ट को, जो स्पाउस है टू लिव टुगेदर, इट डज नॉट फोर्स एन अनविलिंग वाइफ टू एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। मीन्स एक दूसरे के साथ रहने के लिए कोर्ट बोलती है, बट इसका मीन्स ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में रहो, ऐसा कोर्ट कभी भी आपको फोर्स नहीं करती। ये यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बोला था कि एक रेमेडी है, ट्राई करती है, जो प्रोटेक्ट करती है मैरिटल रिलेशनशिप को, जो कपल्स के मैरिटल रिलेशनशिप है उसे प्रोटेक्ट करती है, रीएस्टैब्लिशमेंट करने का ट्राई करती है कि मे भी इन दोनों को दोबारा से चांस दिया जाए कि क्या ये अपनी लाइफ को दोबारा से हस्बैंड एंड वाइफ एज ए स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि ये इसका वायलेशन नहीं हो रहा फंडामेंटल राइट का, बिकॉज जो हमारा गारंटी देता है आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर इसका कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं हो रहा। कोर्ट ने फर्दर ये भी क्लैरिफाइड किया कि जो डिक्री है हमारी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की डज नॉट फोर्स द कपल, ये कपल को फोर्स नहीं करती गेट इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए विद ईच अदर। गाइज ऐसा नहीं है, सिर्फ ये ट्राई करता है, उनके रीएस्टैब्लिशमेंट करता है। जो हम ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है, ये सिर्फ रीएस्टैब्लिशमेंट करता है मैरिटल रिलेशनशिप को जो हस्बैंड वाइफ के हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी फोर्स किया जाता है कोर्ट की तरफ से कि आपको फिजिकल रिलेशनशिप में ही रहना है, ऐसा नहीं है। बस आप एक दूसरे के साथ रहो, कोर्ट ये आपको फोर्स करता है। आपको ये एक कोर्ट दोनों की जब भी ऐसी कॉम्पिटिशन आती है तो दोनों को सुनकर ही कोई भी डिसीजन लेता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर बात होती है कि आप जो आपकी पिटीशन है वो आप कहाँ पर फाइल कर सकते हो। अगर हम बात करें
जब भी आपके कोई भी आपने पिटीशन फाइल करनी है तो आप ये वाली आपकी पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल करोगे। पिटीशन आपकी जाएगी फैमिली कोर्ट में। गाइस, चाहे आपका कोई भी डिवोर्स का केस हो, जो भी आपके मैरिज के साथ रिलेटेड केस होते हैं वो आपके फैमिली कोर्ट में जाते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट पॉइंट की कि आप कहाँ पर ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मैरिज की सेरेमनी परफॉर्म हुई है, वहाँ पर भी आप ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ एक दूसरे के साथ रहे हों, वहाँ रहते हो या रहते थे, वहां पर भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाइफ करंटली रह रही है, मीन्स जहाँ पर उसने जब पिटीशन फाइल करनी है, जहाँ हस्बैंड या वाइफ ने यहाँ पर वाइफ रह रही हो, वहां पर भी पिटीशन फाइल हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारे प्रोविजन है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट की, ये सिर्फ हमारे ओनली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ही मेंशन नहीं है, इसके साथ साथ ये हमारे अदर लॉ में भी इसके प्रोविजन है। हम वो भी देखेंगे कि वो कौन कौन से एक्ट हैं जिसमें हमारी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट की प्रोविजन हैं। अगर हम बात करें डिवोर्स एक्ट 1869 की, इसमें मेंशन है सेक्शन 32 एंड 33, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट की प्रोविजन मेंशन है डिवोर्स एक्ट 1869। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में सेक्शन 36 डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट को। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट की, 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये डील करता है सेक्शन 22 को। गाइस, हमने आपको पहले वीडियो में ये भी क्लियर किया था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, मीन्स जो भी आपने मैरिज फॉलो की है, जो भी आपने मैरिज के टाइम पर जो भी आपने सेरेमनी परफॉर्म की है, वो आपकी अदर तो हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग हुई है, तो आपकी मैरिज के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी डील करती हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अगर आपने इंटररिलीजियस कास्ट में मैरिज की है तो आपका डील करता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। अगर फर्दर जाकर आपकी आफ्टर मैरिज आपके कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो ऑफकोर्स आप डील करोगे स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर